दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की हम क्या है प्रॉपर तैयारी करेंगे, क्योंकि कंप्लीट में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके साथ ही 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा उत्तर के साथ साथ ही आपको समझाते जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, कम समय हमारे पास, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आपको कवर कराऊं आपको तैयार करते जाना है। इकोनॉमिक्स की तैयारी के दौरान कई सारी आपको वीडियो आएंगी, तो क्रम से दोस्तों अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और आपको वीडियो देखने में कोई भी दिक्कत ना हो तो चैनल पर जाइएगा। चैनल पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और यहाँ दोस्तों मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज, एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट पर आपको क्या क्रम से सभी वीडियो मिलती जाएंगी। प्लेलिस्ट का ये फायदा रहेगा क्योंकि आपको पता है कि मैं सभी सब्जेक्ट यहाँ कवर कराता हूँ। फिजिक्स की वीडियो आएंगी और साथ ही आपके अन्य सब्जेक्ट की वीडियो रहेंगी, तो सब मिक्स हो जाती है, तो आपको है वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट बना दी है। तो जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियो रहेंगी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और पार्ट 1 रहने वाला है। कई पार्ट में क्या है वीडियो आएंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन में आपको सब कवर कराते जाऊंगा। और जितने भी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बताता हूँ आने के हाई चांस रहते हैं। और इससे पहले अभी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ भी बताए हैं, पार्ट 1 आ चुका है, तो वस्तुनिष्ठ भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं क्या है 95% 96% बनाऊं, अच्छा स्कोर हो, लेकिन सोचने बस से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसी के हिसाब से जो आपने टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट के हिसाब से आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। देख लेते हैं 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और जो मैं आपको आंसर यहाँ बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर मैं आपको देने वाला हूँ तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। मतलब एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं दूंगा। 2 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हो तो 2 या 3 लाइन में आपको आंसर कंप्लीट कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता यानी टी, टोटल यूनिट। तो कुल उपयोगिता एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु को दी गई मात्रा को उपयोग करने से क्या है प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। ये आपके 2 नंबर में इसी टाइप से आते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। डायरेक्ट आपसे जो टर्म होते हैं वो पूछे जाते हैं 2 नंबर में। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। सीमांत उपयोगिता में क्या है, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। तो यहाँ से सीमांत का मतलब ही होता है, सीमांत का क्या मतलब होता है, एक अतिरिक्त। सीमांत का अर्थ ही होता है एक अतिरिक्त। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले एक इकाई का उपयोग किया, फिर दूसरी इकाई का उपयोग किया हमने, फिर तीसरी इकाई का उपयोग किया। तो हर इकाई का, तो अब जिससे पहले हम एक इकाई का उपयोग किया, अब 2 इकाइयों का किया, फिर 3 इकाई का। जैसे हम इकाइयों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो हमारी उपयोगिता में परिवर्तन आएगा। तो एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से उपयोगिता में जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वो हमारे क्या सीमांत उपयोगिता होता है। तो ये हमने नॉर्मल समझा, लेकिन अब 2 नंबर में है और 2 नंबर में 1 या 2 लाइन में लिखना है। तो वही हमें बताना है, कुल उपयोगिता में वही परिवर्तन है जो एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से क्या होता है। नेक्स्ट है औसत उत्पाद किसे कहते हैं। तो कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों में भाग दे दिया जाए तो इसे औसत उत्पाद कहते हैं। अन्य शब्दों में कुल उत्पाद को परिवर्ती साधन की इकाइयों से विभाजित करने पर प्राप्त उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। तो अब इससे आपको परिभाषा डिफिकल्ट लग रही है तो इसका फॉर्मूला से एक बार से माइंड में रखिए। क्या फॉर्मूला आपको रखना है कि औसत उत्पाद बराबर होता है कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां। यानी कुल उत्पाद को क्या हम श्रम की इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमें क्या औसत उत्पाद क्या प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुल लागत किसे कहते हैं। तो कुल लागत क्या है, स्थिर तथा परिवर्ती लागतों के योग को कुल लागत कहते हैं। सिंपल है, कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत, तो हमारा कहलाएगा कुल लागत। नेक्स्ट आदर्श हाथ किसे कहते हैं, प्रीवियस में आ चुका है। तो आप प्राप्त बाजार बल जो मुक्त बाजार में माल की मांग और आपूर्ति को स्वचालित रूप से संतुलन तक पहुंचाने में मदद करता है, वह क्या आदर्श हाथ कहलाता है। श्रम का सीमांत प्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उसे श्रम वह सीमांत प्राप्ति और सीमांत उत्पादन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे श्रम की सीमांत प्राप्ति उत्पाद कहते हैं। यहाँ मतलब जो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ प्योर कंटेंट, प्योर मतलब आपको दिया जा रहा है। 2 नंबर के हिसाब से तो मैं डायरेक्ट उसका मेन आंसर यहाँ बता रहे हैं। ज्यादा यहाँ मतलब क्वेश्चन को ज्यादा समझाया नहीं जा रहा, क्वेश्चन का उत्तर को ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नतम निर्धारित कीमत, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नतम निर्धारित कीमत, उच्चतम निर्धारित कीमत, इनके आने के हाई चांस रहते, कोई ना कोई पूछा ही जाता है।
तो क्या कहलाता है आपका निम्नतम निर्धारित कीमत। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित कीमत या कीमत तल कहते हैं। यह सामान्य कीमत से क्या होती है, अधिक होती है। तो इस निम्नतम निर्धारित कीमत में आपको याद रखना है कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अब निम्नतम है तो न्यूनतम सीमा तय की जाती है। ओके, तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा निर्धारित न्यूनतम सीमा को हम क्या कहते हैं, निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। और उदाहरण के लिए कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी विधान, इसमें क्या है, निम्नतम निर्धारित कीमत निश्चित होती है। फिर उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा अधिकतम कीमत को क्या कहते हैं, उच्चतम सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के लिए उच्चतम निर्धारित कीमत का निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आपको अवधारणा देखना है। तो कौन कौन सी है राष्ट्रीय आय से की अवधारणाएं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तित्व आय, ये सभी है आपकी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। आगे देख लेते हैं। जैसे आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है, तो आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक वर्ष में चालू उत्पादन से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का बाजार मूल्य पर कुल माप है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होता है। फिर राष्ट्रीय आय की माप के उत्पादन की विधि कौन कौन सी है, तो विधि आपको बताना है। तो वह विधि जिसमें हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि कहलाती है। जैसे राष्ट्रीय आय के माप की व्यय विधि क्या है, तो इस विधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए अंतिम व्यय के समस्त मूल्यों की माप करके राष्ट्रीय आय की क्या गणना करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की मापन की व्यय विधि को बताना है, तो ये व्यय विधि बताई जा रही है। किस विधि में हम क्या करते हैं, उत्पादित वस्तुओं, जो भी वस्तु उत्पादित हो रही है और सेवाएं के लिए अंतिम व्यय का समस्त मूल्य, और ये हमारी राष्ट्रीय आय की व्यय विधि है। ओके, व्यय विधि में जब पूछा जाए तो आपको बता देना उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो भी हमारा व्यय किया जा रहा है, तो अंतिम व्यय होता है, उसके समस्त मूल्यों का मापन करके राष्ट्रीय आय की यहाँ गणना की जाती है। मुद्रा की मांग का अर्थ लिखिए। तो मुद्रा की मांग से अभिप्राय लोगों द्वारा मुद्रा को अपने पास तरल रूप में रखने की इच्छा से है। केंज के अनुसार मुद्रा की मांग सौदे के लिए, सतर्कता के लिए या सट्टे के लिए की जाती है। तो मुद्रा की मांग क्या है, यानी डिमांड ऑफ मनी। ओके, तो मुद्रा की मांग से अभिप्राय होते हैं कि मुद्रा को अपने पास, पैसे को क्या है, अपने पास तरल रूप में, यानी तरल रूप का मतलब होता है फिजिकल रूप में रखने की इच्छा। ओके, वो कहलाती है मुद्रा की मांग। तो केंज के क्या कहता है, केंज कहते हैं कि जो मांग सौदे के लिए, मांग की जो मुद्रा की मांग खुद कब आती है, जब व्यक्ति का सौदा करता है। ओके, सतर्कता के लिए, ये सतर्कता का मतलब है कि जब बैंक से विश्वास नहीं, जैसे हमारा पैसा बैंक में डला हुआ है, ओके, लेकिन हम बैंक में विश्वास नहीं है, ओके, तो फिर हम रखते हैं अपने पास फिजिकल रूप में पैसा, या सट्टे के लिए की जाती है। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो मुद्रा की पूर्ति का अर्थ क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमाएं आती हैं। मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था की मुद्रा का निगमन है। भारत में मुद्रा की पूर्ति की जनता के पास करेंसी, नोट और सिक्के व्यवसायिक बैंकों द्वारा रखी निवल मांग जमा, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं, वाणिज्य बैंकों से निवल अवधि जमाएं और डाकघर एवं बचत संस्थाओं में कुल जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर के द्वारा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो वह फलन जो आय तथा उपभोग व्यय के बीच संबंध को बताता है उपभोग फलन कहलाता है। सी इक्वल टू होता है एफ वाई, इसमें आपका हो जाएगा सी बराबर है आपका, सी मतलब होता है उपभोग व्यय, एफ बराबर फलन और वाई बराबर आय, तो सी इक्वल टू एफ वाई। जैसे अतिरेक या अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है, तो अतिरेक या अत्यधिक मांग क्या कहलाती है, जब स्थिर कीमत पर उपलब्ध उत्पादन की तुलना में अपेक्षित व्यय बढ़ जाता है, तो इसे क्या अतिरेक मांग की स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट है औसत उत्पाद प्रवृत्ति, एपीएस का अर्थ बताइए। तो औसत उत्पाद प्रवृत्ति आय के लिए एक दिए हुए स्तर पर कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। तो औसत उत्पाद प्रवृत्ति एपीसी बराबर होता है कुल उपभोग बटे होता है कुल आय। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर आप क्या है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल मेन है, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, इसके साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, पूरा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का कोर्स ले सकते हैं। प्ले स्टोर से नवागत स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको क्या है इकोनॉमिक्स कोर्स में जाइएगा तो आपको उसे ज्वाइन करना है।
इकोनॉमिक्स कोर्स लेते समय कूपन कोड में आपको इकोनॉमिक्स 80 क्योंकि टारगेट हमारा 80 में 80 इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स 80 आपको क्या है डालिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स के कोर्स में सीधे 50 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑफर्स बिल्कुल कम समय के लिए, तो जाकर आपको है बैच जरूर ले लीजिएगा। तो जाकर दोस्तों आप कोर्स जरूर ले लीजिए, तो कंप्लीट आपको है पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो तैयारी में आपको दोस्तों के आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस किसे कहते हैं? तो औसत बचत प्रवृत्ति बढ़ी हुई आय का वह भाग, अर्थात यह प्रति आय इकाई बचत है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है औसत बचत प्रवृत्ति बढ़ी हुई आय का एक भाग होती है। तो एपीएस बराबर होती है आपका डेल एस अपॉन डेल वाई, यानी बचत में परिवर्तन बटे हो जाएगा आय में परिवर्तन। नेक्स्ट है सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। तो बजट एक वार्षिक वित्तीय ब्यौरा होता है जिसमें सरकार की हर वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का क्या है ब्यौरा होता है। जो सरकारी बजट होता है वो क्या कहलाता है? उसमें क्या होता है? उसमें सरकार की हर जो वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्ति है कि कितना पैसा आ सकता है, कितना खर्च हो सकता है, उसके क्या है बारे में जानकारी होती है। राजस्व घाटा का अर्थ लिखिए। तो राजस्व घाटा का संबंध सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। यह घाटा राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर है। सूत्र हम देखें तो राजस्व घाटा बराबर होता है आपका राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ये आपका ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं फॉर्मूला वगैरह ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको माइंड में रखना है। ओके, सूत्र जो बनते हैं आपके, ये सूत्र हो गया जैसे आपका, तो ये सब सूत्र आपको क्या माइंड में एक बार से रखना पड़ेगा। ओके, मैं कहूँगा कि आप इस बार से तैयारी के दौरान जितने भी आपको इस प्रकार से फॉर्मूला ही कहेंगे हम यहाँ, जैसे मैथ में फॉर्मूला होते हैं, इसी बार से आपकी इकोनॉमिक्स में ही हमारे फॉर्मूला रहते हैं जो सूत्र होते हैं, तो इनका आप क्या है एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। जितने इस प्रकार से मिलते हैं लिखते जाइएगा। इससे क्या फायदा होता है कि जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तब तो आपको मदद मिलेगी, इसके साथ ही जो ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे संबंधित वो भी आपसे बनेंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ओके, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? बहुत ज्यादा व्यापक है, व्यापक यानी बहुत ज्यादा बड़ी है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम दो सेक्शन में पढ़ते हैं, दो पार्ट पढ़ते हैं, और आपकी भी दोस्तों क्या है दो पुस्तकें हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, तो दो सेक्शन में हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि का मतलब ही है छोटा। ओके, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम यह व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह आर्थिक प्रणाली समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोग या व्यक्तिगत एक उत्पादन या उनके छोटे समूह को ध्यान में रखकर करता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि का मतलब होता है संपूर्णता। समष्टि का मतलब होता है संपूर्णता। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों को पूर्ण रूप से उपभोग करने के लिए किया जाता है। लाभ क्या किसे कहते हैं? लाभ यानी प्रॉफिट। सिंपल होता है लाभ, तो आप भी जानते होंगे। ओके, लाभ हमें निकालना कैसे पड़ता है? तो हमें लाभ प्राप्त करने के लिए आगत जो हमारी आगम है, ओके आगत है, उसको हमें क्या अपने जो लागत से घटा देती है, तुम्हारी क्या लाभ निकल के आ जाता है। ओके, तो आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म उनके लिए कुछ देना पड़ता है जिसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है तो फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगत प्राप्त हो जाती है। तो आगत और लागत के जो बीच का अंतर को ही हम क्या फर्म का लाभ कहते हैं। नेक्स्ट है बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का क्या अर्थ है? तो जब किसी वस्तु में बाजार पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक होती है तो इसे क्या अधिपूर्ति कहते हैं। यह संतुलित कीमत से अधिक कीमत पर होता है और इसे अभावी मांग भी कहते हैं। ओके, बहुत चीजें किसी नाम में ही राज छुपा होता है। अधिपूर्ति, अधि यानी अधिक, पूर्ति यानी पूर्ति हो जाना। तो जितनी उसकी मांग है, कोई वस्तु की जितनी मांग है, ओके मतलब उसकी डिमांड कितनी है? 10 लोग उसका डिमांड करना है, लेकिन वो क्या है वो प्रोडक्ट है वो ओके 20 पैकेट आ जाए, उसकी डिमांड केवल 10 पैकेट की है, लेकिन क्या है 20 पैकेट आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? अधिपूर्ति कहलाएगी। तो वही बात लिखी जा रही है, जब किसी वस्तु का बाजार पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो रही है तो वो क्या है अधिपूर्ति कहते हैं। ये संतुलित कीमत से क्या है अधिक कीमत पर होता है और इसे क्या है अभावी मांग भी फिर हम कहते हैं। नेक्स्ट है फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? व्याख्या कीजिए। तो जब फर्मों की संख्या स्थिर हो तो जिस कीमत पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो जाती है वहां पर संतुलित कीमत का क्या निर्धारण होता है। नेक्स्ट है एक बाजार में फर्मों की संतुलित संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? जब उन्हें निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो।
तो एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि फर्मों का निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो तो संतुलन संख्या सदैव क्या फर्मों की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में दो अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील साधन लागत का संबंध किससे होता है? अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और परिवर्तनशील लागत पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागतों में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो बाजार मूल्य और समान मूल्य में अंतर। तो बाजार मूल्य होता है वो अल्पकालीन मूल्य है, जबकि समान मूल्य एक दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य होता है, जबकि समान मूल्य क्या है? काल्पनिक मूल्य होता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखिए। तो किसी राष्ट्र में एक निश्चित समय अवधि में जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे जीडीपी बराबर क्या होता है आपका? जीडीपी बराबर आपका पीक्यू प्लस पीएस। अब पी का मतलब है यहाँ वस्तु या सेवा की प्रति इकाई कीमत, क्यू का मतलब हो जाएगा सकल उत्पाद, एस का मतलब होता है आपका सर्विस यानी सेवा से। तो जीडीपी हमारा क्या कहलाता है कि एक निश्चित समय अवधि में, हमने क्या पहले फिक्स कर लेते इस एक अप्रैल से लेकर अगले वर्ष के 1 अप्रैल तक। ओके, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, इस बार 1 अप्रैल 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक, इस बार से पहले समय अवधि निश्चित कर दी। उस समय अवधि के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो मूल्य होता है उनके मूल्यों को जोड़कर हम क्या सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी से आप क्या समझते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखिए। तो एक राष्ट्र में एक वर्ष में अवधि में राष्ट्र ने के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से यदि घिसावट व्यय या प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाए तो शेष बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। जो एक वर्ष में अवधि में साधनों द्वारा जितनी भी वस्तुएं सेवाओं को सृजन किया गया है, ओके, तैयार किया गया है, उसमें से हमें क्या जो घिसावट व्यय होता है, प्रतिस्थापन व्यय, उसे घटा देते हैं, जो हमें प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कहलाता है। तो सिंपल है, यानी जो ये तो हमने पढ़ा है जीडीपी में से हमें क्या करना है? जीडीपी में से अगर हम क्या कहलाते घटा देते हैं, मूल्यह्रास घटा देते हैं, घिसावट व्यय घटा देते हैं, या कहा जाए प्रतिस्थापन व्यय घटा देते हैं, तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाता है। तो वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो ये हमारा क्या था? कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने अभी इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताए हैं, और इतना नहीं कि केवल आप 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपसे एग्जाम में बन ही जाएगा। ओके, अभी हमें और भी तैयारी करनी है, 2 नंबर की और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 3 नंबर की कवर कराने हैं, 4 नंबर की बताने हैं। इसके साथ ही मैं आपको बीच बीच में क्या है वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। बस वस्तुनिष्ठ का भी पार्ट 1 आ चुका है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप क्या वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।